हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपीएससी पेट जो 7 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ था सेकेंड पाली की, हम प्रोविजनल आंसर की देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्नों के राइट आंसर माने गए हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है हिंदी से रिलेटेड। इसमें पूछा गया है अभिनेता पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अभिनेता का स्त्रीलिंग होगा अभिनेत्री। अगला प्रश्न है इसमें इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की गई है। तो इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट का अर्थ होता है अंतरजाल। अगला प्रश्न देखेंगे, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे? अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नाच जो है तत्सम तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम क्या होगा? तो नाच का जो तत्सम होता है वो नृत्य होता है। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, आविष्कार जो एक अशुभ शब्द है तो इसका सही शब्द क्या होगा? तो आप आविष्कार का सही शब्द देख सकते हैं आविष्कार है। अगला प्रश्न देखेंगे, गद्यांश से दिए गए हैं 6 से 10 प्रश्नों तक। तो इसमें यह गद्यांश दिया गया था, हिंदी साहित्य में ग्रामांचलित की प्रवृत्ति स्वातंत्रोदय काल में पनप उठी है। ये महात्मा गांधी के देहांत से रिलेटेड था। तो इसमें आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड हम प्रश्नों को देखेंगे कौन से प्रश्नों के राइट आंसर माने गए हैं। तो इसमें था, किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया था? तो गांधी जी ने। अगला प्रश्न था कि ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन कब हुआ था? तो 1950। ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन 1950 के पश्चात अति गति से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिक दर्शन होते हैं किस चीज के? तो ये देहाती दुनिया। तो जो शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया 1925 आदि उपन्यासों के प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस उपन्यासकार के उपन्यास रंगभूमि गोदान प्रेमाश्रय आदि उपन्यासों से ग्रामीण जीवन पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना वाले के दर्शन होते हैं? तो जितने ये रंगभूमि गोदान ये सभी जो हैं ये प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। रंगभूमि गोदान प्रेमाश्रय ये प्रेमचंद्र के उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मेला अंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो जो मेला अंचल है वो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया था। ये कह सकते हैं हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है। मेलांचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। अगला प्रश्न था इस गद्यांश से रिलेटेड। ये गद्यांश है 11 से 15 प्रश्नों तक। आज हिंदी भाषा जिस रूप में बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक भाषा रूप है जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। तो इससे रिलेटेड है, हम इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इसके हम सीधे आंसर देखेंगे। मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो खड़ी बोली जो है 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। अगला प्रश्न है, किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की? किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की? तो थे अमीर खुसरो जी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा को सूरदास जी ने, अवधी को तुलसी जी ने, मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया? तो जो मैथिली है उसको सिंचित और पल्लवित किया था तो विद्यापति ने। ब्रज भाषा को सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया? तो विद्यापति ने। अगला प्रश्न, संसार में अंग्रेजी व चीनी भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तो चीनी हो जाएगी, उसके बाद में अंग्रेजी, फिर है अपनी हिंदी। इसका राइट ऑप्शन होगा चीनी। संसार में अंग्रेजी व चीनी भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है तीसरे नंबर पर आती है। अगला प्रश्न है, सन 1949 ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न है हिंदी ने। अगला प्रश्न है, जैन पारंपरिक परंपरा में कितने तीर्थकर हुए? तो जैन परंपरा में 24 तीर्थकर हुए। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी के पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी के पास बैठना। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली जो लड़की की प्रतिमा मिली वो किस स्थान पर खोजी गई थी? तो मोहनजोदड़ो में।
सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली, प्रतिमा मिली, वह किस स्थान पर खोजी गई थी? तो मोहनजोदड़ो हिस्ट्री से संबंधित था। अगला प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री से, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो है इनका शब्द क्या अर्थ क्या होता है? तो त्रिपिटक होते हैं 3 कटोरियां संग्रह या जिनमें बौद्ध शिक्षा है, उन्हें बोलते हैं त्रिपिटक। अगला प्रश्न देखेंगे, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को जाता है? तो ये थे पुष्यगुप्त। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया गया है? तो ये पुष्यगुप्त को। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? 25 क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अगला प्रश्न है, अब कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न है, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता है। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? तो केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता है कि केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा हो। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। यूपी में इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर के आसपास और पूरी लंबाई इसकी है 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है वर्षा जल का अंतःस्यंदन, यानी रेन वाटर जो है उसका इन्फिल्ट्रेशन होगा तो जो ग्राउंड वाटर है फिर से रिचार्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? पृथ्वी पर सबसे जो शुष्क स्थान है कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? तो अटाकामा जो मरुस्थल है, कह सकते हैं ये जो है सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वृक्षों के लिए, वनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न था, GATT का तात्पर्य क्या है? तो गैट जो है इसका पूरा नाम होता है, गैट स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। तो गेट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगला देखेंगे प्रश्न, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो सामाजिक न्याय और समानता के विकास पर। जो 9th जो 5 ईयर प्लान था उसका क्या फोकस था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से 1956 के समय। भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था, वे कौन सी समस्याएं थी? शरणार्थियों का आमाद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। पहली पंचवर्षीय योजना के समय 3 क्या मुख्य समस्याएं थी? शरणार्थियों की आमाद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य है? तो होता है ए रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। आप देख सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है, वही होता है जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। भारत में मजदूर रोजगार कार्यक्रम को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पता है कि विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार पर उल्लंघन कर रहा है, तब
परमादेश रिट जारी की जाती है। परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पता है कि कोई विशेष पदाधिकारी जो है कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तब होता है परमादेश रिट जारी। अगला प्रश्न संविधान से था, तो जो मौलिक कर्तव्य होते हैं फंडामेंटल ड्यूटी के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में उसके द्वारा जोड़े गए थे। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान का हिस्सा नहीं है। जो ये मौलिक कर्तव्य हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान की शुरुआत होती है। तो भारत का जो संविधान है प्रेम्बल जिसे बोलते हैं, प्रस्तावना से शुरू होती है। भारत के संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रस्तावना प्रेम्बल से। अगला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 12। राज्य की जो परिभाषा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट वो जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, जो आचार समिति होती है एथिक्स कमेटी जिसे बोलते हैं, संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता कौन लागू करता है? एथिक्स कमेटी जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41 है। इसमें सवाल पूछा गया था, एक विद्युत स्त्री में 500 ओम पर प्रतिरोध ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और 10 सेकेंड में जूल में उत्पादित ऊष्मा की गणना करें तो इसमें 1250 राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? उसे बोल लेंगे डिस्पर्सन यानी फैलाव। प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को बोलते हैं डिस्पर्सन यानी फैलाव। अगला प्रश्न है, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए बिना बुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता है, तो तापमान में वृद्धि होगी। बुझा हुआ चूना बनाने के लिए जो बिना बुझा चूना है और पानी के बीच कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होगी? तो तापमान में वृद्धि हो जाती है पानी के। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुसंक्षारक होते हैं। तो इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये क्या हैं? ये सामान्य खनिज अम्ल हैं जिनका उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुसंक्षारक होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? तो प्यूपिल। द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें प्यूपिल राइट। अगला प्रश्न है, 0.12 का परसेंट रूप क्या होगा? तो 0.12 को परसेंट रूप में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? बट्टे में 100 डालेंगे, 12 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या, तो 49। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लासा जो दिया गया है LCM और HCF 120 और 6 है। दो संख्याओं का LCM और HCF 120 और 6 क्रमशः है। यदि उनमें एक संख्या 30 है तो उसमें अन्य संख्याएं ज्ञात करनी थी, इसको आपको लगा इसका राइट ऑप्शन था 24। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 2 सही 3/4 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है ये ज्ञात करनी है, तो इसकी लंबाई होगी 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, आप देख सकते हैं इसका राइट ऑप्शन था 12,321। अगला प्रश्न पूछा गया था, रीजनिंग से रिलेटेड है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है? तो उसकी माँ है। अगला प्रश्न है, 7:10 बजे घड़ी की सुइयों के बीच क्या कोण होगा? तो 155 डिग्री। 7:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच कौन सा कोण होता है? 155 डिग्री। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न नंबर 53 है, रामू की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है। रामू की आयु
श्याम की आयु से दोगुनी है और सोहन की आयु से आधी है। श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? इसमें वो बताना था, तो सबसे बड़ा हो जाएगा सोहन इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें ग्रेप्स जो होगा सबसे भिन्न होगा। अगला प्रश्न है विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है। तो समूह में सबसे छोटा कौन है? तो अभय सबसे छोटा है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2000 करंट अफेयर से 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विटेक ने। अगला प्रश्न है किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया? किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो गाजियाबाद ने। अगला प्रश्न है छठे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका पूरा नाम होता है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है बिम्स्टेक का पूरा नाम। जो छठा बिम्स्टेक हुआ है, शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन था? तो थाईलैंड। छठे बिम्स्टेक का जो आयोजन हुआ उसका कह सकते हैं आयोजनकर्ता थाईलैंड था, थाईलैंड देश में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? किस खिलाड़ी को मिला? तो संदीप सागवान जो हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2025 को 24 जनवरी को क्या मनाते हैं हर साल? तो बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला प्रश्न है 30 से 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 30 से 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांडा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की? तो वाव थराद। 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांडा जिले से अलग करके एक नए जिले की घोषणा की, वो है नया जिला वाव थराद। अगला प्रश्न है 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पदभार दिया गया है, ग्रहण किया? तो अशोक चंद्र। 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो अशोक चंद्र है इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने लिया? 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का जो नेतृत्व है किस यूनिवर्सिटी ने लिया है? तो द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने 2024 वैश्विक जल निकासी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व लिया। अगला प्रश्न पूछा गया था 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु ADB के साथ $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 66 है भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रक्षेपित किया गया? तो 2013 में। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है कब प्रक्षेपित किया गया? 2013 में। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था GS से, तो अंगुआड़ा किला किस राज्य में है? तो गोवा में। अंगुआड़ा किला कहाँ है? गोवा में पड़ता है। अगला प्रश्न मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या बोलते हैं? मुक्केबाजी में खेल के मैदान को रिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था
मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? तो सरकारी विधेयक। मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? सरकारी विधेयक बोलते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होती है, ओस्लो है। पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुआ? पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुआ? तो नेपाल में। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसे बोलते हैं ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। अगला प्रश्न है, पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य है? पुतुल नाच जो है ये पश्चिम बंगाल का कह सकते हैं कठपुतली नाट्य है। पुतुल नाच पश्चिम बंगाल राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है। अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, मैथ से था इसमें ये ग्राफ वाला। तो इसमें पूछा गया था, जो पहला प्रश्न था, कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ करोड़ों में अर्जित किया गया? तो 50। अगला प्रश्न था कि दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ों में, तो इसमें 116.66 था। अगला प्रश्न था, कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यह था 100%। अगला प्रश्न था, 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी, तो 2017 में कंपनी का व्यय कितने करोड़ रुपए है? तो 475 राइट था इसका। 2011 से 2013 तक कुल आय, 2013 से 2015 तक कुल आय व्यय से कितने परसेंट अधिक थी? इसमें कम थी। 2011 से 2013 तक कुल आय, 2013 से 15 तक कुल आय से कितने परसेंट कम है? तो 15 से ही 5/9 राइट ऑप्शन था इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था इस वाले सवाल से, हम देख सकते हैं 81 से 85 तक। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। 2022, 2023, 2024 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या, 2021, 2022, 2023 में भाग लेने वाले महिलाओं की औसत संख्या का अनुपात तो 41:28 था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया था? तो 2023 में अधिकतर लोगों ने मैराथन में भाग लिया। अगला प्रश्न था, 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2024-25 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतियोगियों की संख्या 25% वृद्धि हुई, तो इस सवाल का राइट ऑप्शन था 3875। अगला प्रश्न है, मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच क्या अंतर है? तो 550 का इसमें अंतर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के बीच क्या अंतर था? तो इसका अंतर था 7.6%। अगला प्रश्न था इस वाले से, कुल शर्ट काले या सफ़ेद का रेशियो उत्पादन था, तो हम इससे रिलेटेड प्रश्न देख सकते हैं। किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्ट की संख्या के बीच अंतर अधिकतम था? तो यस शर्ट। यस शर्ट के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्ट की संख्या के बीच अंतर अधिकतम था। अगला प्रश्न पूछा गया था, इकाई QRS में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या है? QRS में उत्पादित काले शर्टों का औसत था 1850। अगला प्रश्न, इकाई U में उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या इकाई P में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने % कम है? तो 30% कम थी। इकाई U में उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या इकाई P में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितनी कम है? 30% कम है। अगला प्रश्न था, इकाई SOT द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई SOT द्वारा उत्पादित कुल शर्टों की संख्या का कितना % है? तो 800/29%। अगला प्रश्न है, इकाइयों Q और U द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाई P और Q द्वारा उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या से क्या अनुपात? तो 101:72 है।
इकाइयों P और Q द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या और इकाई P और Q द्वारा उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या भी रेशियो जो है वो 101:72 है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये इंग्लिश से रिलेटेड पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न थे, नहीं ये रीजनिंग से ही था। तो आप देख सकते हैं, बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार में निर्मित बैंगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से अनुपात तो 11:5 था इसका राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच अंतर, तो इसका 460 राइट था। प्रश्न नंबर 94 देखेंगे, यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है और गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात जो है 4:3:2 है, तो गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट ऑप्शन था 240। 95 प्रश्न था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल अनुमानित औसत संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन था 167। अगले प्रश्न तो इंग्लिश से संबंधित थे। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिव बिलो इन फ्रेम मीनिंगफुली सेंटेंस। तो इसमें क्या था? द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स। द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स, ये राइट होगा इसका। अगला हो जाएगा चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड चुनना था इसमें, तो अपोजिट रिमोट का हो जाएगा नियर। अगला प्रश्न था इसमें भरना था फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। तो आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माई ब्रदर इज वर्किंग वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कोलीज आर ऑफ सिक। तो इसमें इज वर्किंग होगा। अगला प्रश्न था 99 से 100 के लिए। तो इसमें क्या पूछा गया था? दे हैपन व्हेन मैनी स्मॉल स्ट्रॉम कम टुगेदर। तो इसमें क्या राइट होगा? दे फार्म ए लार्ज रिवर। दे फार्म ए लार्ज रिवर। अगला था हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स to avoid polluting them. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.